हेलो एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल MU। चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 2 की। हमारे केमिस्ट्री के आलू से यानी कार्बन से हर जगह इसको घुसना है। तब तक हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं, उसका कोवेलेंट प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं, तो ये सब हमने ख़त्म कर दिया है। पार्ट 2 में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो चलिए शुरुआत करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ से। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है कंबशन। तो इसके जो पहला चैप्टर था, सेकेंड चैप्टर था, तीसरा चैप्टर था, इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। वही चीज़ वापस है कि कंबशन में क्या होगा, CO2 गैस एमिट होगा और हीट और लाइट, और जो आपका क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन होगा उसमें साथ में H2O भी एमिट होगा। तो कंबशन रिएक्शन क्या है कि CO2 गैस एमिट प्लस एनर्जी निकलेगा यानी हीट और लाइट होगा। तो जो हम नॉर्मली आग लगा हुआ देखते हैं, जो हम लकड़ी जलाते हैं या घर पे आप गैस जलाते हो, ये सभी कंबशन है किसका, कार्बन या उसके कंपाउंड्स का। अगर आपका कार्बन सेचुरेटेड है तो सेचुरेटेड कौन है, सेचुरेटेड वो है जिसका सिंगल बॉन्ड है। जो लोग सिंगल है वो लोग सब क्या है, सेचुरेटेड है। जो लोग की 2 गर्लफ्रेंड है वो लोग क्या है, अल्केन है। जिनकी 3 है वो क्या है, अल्काइन है। तो हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में ये सब देख लिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। तो चलो, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे जलता है, क्लीन फ्लेम से जलता है। जनरली ब्लूइश होती है इसकी फ्लेम। ये कार्बन डिपॉजिट यानी काला काला चीज़ जो छूट जाता है पीछे, जिसको हम सूट भी कहते हैं, वो नहीं छोड़ता। बट सैचुरेटेड में अगर आप इसको कम हवा दोगे तो इसमें भी सूट जमा होने का पूरा चांसेस है, क्योंकि आपका फ्लेम जलेगा नहीं। तो कभी कभी घर पे जब आप खाना बनाते हो, अगर देखते हो बर्तनों के नीचे काला कालापन जमा हो रहा है, यानी कि आपके जो एयर होल है, जो आपका स्टव है उसके एयर होल्स ब्लॉक है, उसे क्लीन कर दो तो ये कालापन नहीं जमा होगा, फ्लेम आपकी ब्लू रहेगी और खाना अच्छे से बनेगा, फ्यूल वेस्ट नहीं होगा। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है ना, येलो कलर की फ्लेम से जलते और इनमें सूट डिपॉजिट यानी कार्बन डिपॉजिट्स भी बहुत ज़्यादा होता है। फ्यूल कहने का मतलब है फ्यूल वेस्ट होता है, एफिशिएंटली नहीं जलता। अच्छा, जैसे कोयला देख लो, कोयला बिना फ्लेम के जलता है, कोयले में कोई फ्लेम नहीं होती। और वहीं अगर आप देखो तो पेट्रोल है, डीजल है, ये दोनों ही हाइड्रोकार्बन है, दोनों ही कार्बन के कंपाउंड है। तो डिफरेंस क्या है, जब वेपराइजेशन होगा ना तभी फ्लेम आएगी, यानी जब बिकॉज ऑफ हीट वो जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और उस वेपर पे आग लग रही है तो ही फ्लेम आएगी। वरना कोयले में कोई वेपराइजेशन नहीं होता, यानी वेपर पे आग नहीं लगती, सॉलिड में आग लगती है, तो वो बिना फ्लेम के जलती है। जबकि फ्लेम जो है आपका वेपराइजेशन में 100% फ्लेम आएगा ही आएगा। तो ये था कंबशन रिएक्शन कार्बन का। चलिए आगे देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ऑक्सीडेशन के साथ। देखिए, ऑक्सीडेशन हम पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके थे, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा। तो देखिए, ऑक्सीडेशन के लिए ना, जैसे अगर आप मान लीजिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, खुद अप्लाई नहीं करते, हम एजेंट के थ्रू जाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों में आप एजेंट यूज़ करते हो, घर ढूंढने के लिए रियल इस्टेट एजेंट। तो एजेंट क्या है ना, आपका काम आसान बनाते हैं, आपका काम ईजी बनाते हैं। वैसे ही ऑक्सीडेशन के लिए ना कुछ एजेंट्स है जिन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे आपका एसिडिफाइड पोटेशियम क्रोमेट हो गया, KCr2O7, ये पोटेशियम क्रोमेट है एसिडिफाइड कंडीशन में, या अल्कलिन कंडीशन में पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4। और ये डेल्टा मतलब क्या होता है, हीट होता है। देखिए, अभी से हम सिर्फ इतना आगे बढ़ चुके हैं तो केमिस्ट्री में हम सीधा एलिमेंट के साथ डील करेंगे, मतलब उसके सिंबल के साथ, ना ही कि पूरे नाम के साथ। तो यहाँ पर इथेनॉल है, CH3CH2OH। कैसे नाम रखा है हमने, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम का काउंट किया, 1 2, कितने हो गए, 2। 2 से क्या आता है, इथेन आता है। फंक्शनल ग्रुप है, यस, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH है, यानी अल्कोहल है। बट तो अल्कोहल है तो कहाँ लगेगा, सफिक्स में लगेगा। अगर क्लोरीन होता तो आगे लगता, ब्रोमीन होता तो आगे लगता, यानी हेलो अल्केन आगे लगता है, आपका बाकी सब फंक्शनल ग्रुप पीछे लगता है। स्पेशली ऑक्सीजन वाले तो सारे पीछे ही लगते हैं, तो पीछे। और फंक्शनल ग्रुप की शुरुआत, मतलब जो सफिक्स है उसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, वोवेल से, यानी अल्कोहल से। तो अल्कोहल का OL हमने ले लिया, तो इथेन का इथेन और ऑल, यानी ये क्या कहलाएगा, इथेनॉल। तो जब ये रिएक्शन, इसको जब आप हीट करो अल्कलिन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम क्रोमेट में, तो ये क्या बनाएगा, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। अगेन नाम कैसे रखा, सबसे पहले काउंट किया, 1 2, 2 हो गए तो इथेन। कोई कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OOH, यानी C डबल बॉन्ड O है और एक C के साथ OH है, यानी क्या हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें क्या लास्ट में लेंगे हम, OIC, कार्बोक्सिलिक एसिड का OIC लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड। ऐसे नाम रखा जाता है। नोमेनक्लेचर हमने पार्ट 1 के लास्ट में किया था, वही बस छोटा सा रिवाइज कर दिया। तो जनरल फॉर्म क्या लिख सकते हैं, अल्कोहल
कोई भी आप कार्बन का अल्कोहल लीजिए, उसको हीट कीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, क्या निकलेगा रिजल्ट? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसे बनता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे जाके हम अभी इसी वीडियो में पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड। ये कमर्शियल यानी डे टू डे जो इंडस्ट्रीज है उसमें काफ़ी यूजफुल है, तो हम इसी पे आगे चर्चा करेंगे। पहले इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम क्या है ख़त्म कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन के बाद एडिशन और सब्सटीट्यूशन। तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन हमें पता है, एडिशन रिएक्शन में ऐड हो जाएगा, सब्सटीट्यूशन में कोई एक एटम सब्सटीट्यूट होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट में दो जन आपस में डिस्प्लेस हो गए, तो वही है। चलो देखते हैं इसको आगे। तो देखिए एडिशन रिएक्शन, एक कार्बन स्केलेटन लिया है मैंने, और ये कौन सा टाइप का कार्बन बॉन्ड है? ये अनसेचुरेटेड है। क्यों? सिंगल बॉन्ड होगा तो सेचुरेटेड कहा जाता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो अनसेचुरेटेड है। यहाँ आर 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 मतलब वो आपका मूवी RRR नहीं, वो नाटो नाटो वाला नहीं। आर मतलब कोई भी यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको स्केलेटन कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब निकल कैटलिस्ट और हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में करें तो ये क्या होता है, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड है ना, इसी को कहा जाता है हाइड्रोजनेशन। काफ़ी बार आपने देखा होगा हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, यही होता है। इनफैक्ट हमारे जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं ना, उसमें लॉन्ग अनसेचुरेटेड कार्बन चेन होती है। अनसेचुरेटेड कार्बन चेन यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और एनिमल ऑयल्स होते हैं, जो एनिमल की चर्बी होती है, उसमें लॉन्ग सेचुरेटेड कार्बन चेन होती है। अच्छा, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वेजिटेबल ऑयल्स आर ऑलवेज बेटर देन एनिमल ऑयल, बिकॉज अनसेचुरेटेड एक हेल्दी ऑप्शन माना जाता है, जबकि सेचुरेटेड आपका अनहेल्दी ऑप्शन माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। फिर एक होता है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। देखिए वैसे तो क्या है ना कि जो सेचुरेटेड आपके कार्बन है या हाइड्रोकार्बन है वो फेयरली अनरिएक्टिव होते हैं, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, क्लोरीन उसको रिप्लेस कर देता है एक हाइड्रोजन एटम को। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि मीथेन प्लस क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकलेगा और यहाँ पे CH3Cl बनेगा। तो ये हो गया एडिशन एज वेल एज सब्सटीट्यूशन। तो अभी आगे देखते हैं दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बन का जो हम कंपाउंड कहते हैं, एक है इथेनॉल और एक है आपका एसिटिक एसिड, या केमिकल भाषा में उसको कहते हैं इथेनोइक एसिड। चलिए देखते हैं इथेनॉल को। तो चलिए डिस्कस करते हैं इथेनॉल को, ठीक है। इथेनॉल जो है वो हमारा जो अल्कोहल है उसका काफ़ी एक्टिव इंग्रेडिएंट है, यानी जो दारू मिलता है उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है, इथेनॉल होता है। हालांकि ये डाइल्यूटेड होता है, बट ये वन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। इथेनॉल जो है ये इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, यानी इंडस्ट्रीज में काफ़ी यूज़ होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि लोग इसको पी ना जाए अल्कोहल के तौर पे, इसको क्या करते हैं हम पॉइजनस बना देते हैं। पॉइजनस कैसे बनाते हैं, इसमें मिथेनॉल डालकर, ठीक है। मिथेनॉल काफ़ी पॉइजनस लिक्विड है। आपने देखा होगा कि कभी कभी मिथेनॉल मिक्स कर दिया जाता है या लोगों को मिथेनॉल पिला दिया जाता है, लोगों की मौत हो जाती है। काफ़ी टाइम पहले एक न्यूज़ में भी चर्चा आई थी। हालांकि अल्कोहल कंजम्पशन इटसेल्फ इज़ वेरी बैड, काफ़ी सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, बट मिथेनॉल के कंजम्पशन से काफ़ी लोगों को एडमिट किया था, काफ़ी लोग की मौत भी हो गई थी। तो मिथेनॉल बेसिकली क्या करता है, जैसे मान लीजिए एग है, अगर आप एग को गर्म करते हो तो कैसे वो एकदम जम जाता है, तो मिथेनॉल सेल में जाके ना, हमारे बॉडी के ह्यूमन सेल में जाके वो पूरा क्लोरोप्लास्ट को जमा देता है। तो अगर एक बार वो हार्ड हो गया तो वो मर जाएंगे, धीरे धीरे सेल्स मरने लगते हैं, सेल से टिश्यूज, टिश्यू से ऑर्गन्स, एंड फाइनली द पर्सन डाइज, अगर टाइम पे उसका इलाज ना किया जाए, मिथेनॉल को ना निकाला जाए तो इथेनॉल क्या है आपका इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। काफ़ी सारे मेडिसिन, कफ सिरप, टॉनिक, ये सब में भी यूज़ होता है। मिथेनॉल जो है सॉल्युबल इन वाटर भी है, पानी में आराम से घुल जाता है, सारी मात्राओं में घुल जाता है, चाहे मिथेनॉल कम हो, चाहे इथेनॉल कम हो, ज़्यादा हो। प्योर इथेनॉल जिसको एब्सोल्यूट अल्कोहल कहा जाता है, काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी लीथल है, इवन उसकी छोटी मात्रा सीधा मौत के लिए पॉसिबल है। तो इथेनॉल के ये तो हो गए यूजेस। अब देखते हैं दो रिएक्शन। पहला है सोडियम के साथ। तो देखिए सोडियम के साथ रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर इथेनॉल है प्लस 2 सोडियम एटम, 2Na प्लस 2CH3CH2OH विल गिव यू सोडियम इथॉक्साइड। क्या मिलेगा, 2CH3CH2ONA, तो सोडियम इथॉक्साइड मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। याद कीजिए मेटल के साथ ऐसा कौन सा चीज़ था जो हमें हाइड्रोजन गैस देता था, हमने चैप्टर 2 में भी चैप्टर 3 में पढ़ा था,
डाइल्यूट एसिड। तो जब मेटल के साथ डाइल्यूट एसिड किया जाए तभी भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और जब इथेनॉल को रिएक्ट कराया जाए सोडियम के साथ, सोडियम इथॉक्साइड के साथ, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब ये निकला हुआ हाइड्रोजन गैस आप फ्यूल में यूज़ कर सकते हो। इसके काफ़ी सारे यूजेज है। हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोजिव है, इसमें आग नहीं सीधा एक्सप्लोजन हो सकता है। दूसरा रिएक्शन देखते हैं कि जब इथेनॉल को हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4 कौन सा आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसको क्या करेगा, अनसैचुरेटेड बना देगा। क्या करेगा, अनसैचुरेटेड, यानी डबल बॉन्ड। ये क्या है, अल्कीन है, इजंट इट। ये क्या है, इथीन है। अल्कीन में ये कौन सा अल्कीन है, ये इथीन है, ETHEN। अगर आपको इसमें डाउट है तो पहला पार्ट जरूर देखिएगा। प्लस पानी का मॉलिक्यूल अलग निकाल देता है, वाटर मॉलिक्यूल। तो देखिए जो भी एजेंट आपके पानी निकालते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या कहते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखे थे, पोटेशियम क्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। अब यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट देख रहे हैं, क्या है, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आगे जाके जब आप एडवांस्ड केमिस्ट्री पढ़े तो आपको पता होना चाहिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है, आपका हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से थे, एसिडिफाइड पोटेशियम क्रोमेट या अल्कलिन पोटेशियम परमैंगनेट। तो चलिए देखते हैं इथेनॉइक एसिड। तो चलिए बात करते हैं इथेनॉइक एसिड पे। इथेनॉइक एसिड जो है उसको हम कॉमनली कहते हैं एसिटिक एसिड, यानी CH3COOH। ये जो है उसका फॉर्मूला है, आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया था, एक C डबल बॉन्ड O होगा और एक C के साथ OH कनेक्टेड होगा। तो यही चीज़ हम लिखने के टाइम CH3COOH, यानी कि अगर पीछे OH है तो वो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। और ये एसिटिक एसिड वही एसिड है जब चूटी यानी एंट आपको काटती है, वो काटती नहीं है, वो एसिटिक एसिड का एक ड्रॉप डाल देती है और आपको जलन और खुजली होती है उस जगह पे। तो यही है एसिटिक एसिड। अगर इसका 5 से 8% तक पानी में सोल्यूशन बनाया जाए उसे हम विनेगर कहते हैं, जो हम जनरली चाइनीज़ बनाने में चाइनीज़ जब हम खाना बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं। विनेगर हम अचार में भी यूज़ करते हैं, एक प्रेजर्वेटिव भी है, ठीक है। ये जो आपका इथेनॉइक एसिड है, यानी आपका एसिटिक एसिड है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 290 केल्विन है, यानी कि विंटरों के महीने में ये जम जाता है। जैसे बाल में डालने वाला नारियल का तेल है वो जम जाता है, वैसे ये भी जम जाता है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, 0 केल्विन इज -273.15 डिग्री, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट 17 डिग्री के अराउंड है। 17 डिग्री के नीचे ये सॉलिड हो जाएगा। ये बिकॉज ये सॉलिड होता है, इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है ग्लेशियल। ग्लेशियल यानी ग्लेशियर, जहाँ पे बर्फ जमा होती है उसको ग्लेशियर कहते हैं। नॉट एग्जैक्टली, बट उसी एरिया को ग्लेशियर कहते हैं, उसी से वर्ड आता है ग्लेशियल। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों, क्योंकि विंटर के महीने में जम जाता है। मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन है, 0 केल्विन क्या होता है, -273 डिग्री। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखिए इथेनॉइक एसिड भी तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, ये वीक एसिड होते हैं। ये ज़्यादा मतलब जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड जितना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, काफ़ी वीक एसिड है। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको कहा जाता है ईस्टरिफिकेशन, यानी कि जब आप एसिटिक एसिड लो और साथ में अल्कोहल, यानी ये कौन सा, इथेनॉल है, तो इथेनॉल के साथ इथेनॉइक एसिड अगर किसी एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है, किसी एसिड के प्रेजेंस में, ये कौन सा रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल है। देखिए एक एरो ऐसा, दूसरा एरो ऐसा, ये क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा। CH3C, C डबल बॉन्ड हो, CH2 CH3 प्लस H2O, तो ये क्या बनेगा, ईस्टर। ईस्टर एक स्वीट सा स्मेल आता है जो परफ्यूम बनाने में काम आता है, काफ़ी सारी जगहों पर काम आता है। तो इट्स अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, ठीक है, इसको कहा जाता है ईस्टर। और इसी रिएक्शन को कहा जाता है ईस्टरिफिकेशन। तो क्या होता है, एसिटिक एसिड और इथेनॉल, मतलब आपका इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में क्या बनाएंगे, CH3C, C डबल बॉन्ड हो, CH2 CH3 प्लस H2O। तो ये जो आपका है CH3C, C डबल बॉन्ड हो, CH2 CH3, इसको क्या कहते हैं हम, ईस्टर कहते हैं। इसी ईस्टर को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एज अ कैटलिस्ट ट्रीट करो तो ये बनेगा इथेनॉल प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी CH3COOH था, H हट जाएगा और उसकी जगह सोडियम आ जाएगा या पोटेशियम आ जाएगा। देखिए हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी ना कि कैटरीना ने कार मांगी जेन ऑल्टो फरारी वाला, तो उसमें हाइड्रोजन काफ़ी नीचे था। तो ज़्यादा टेंडेंसी इसका जो हाइड्रोजन है ना, ये CH3COOH का, ये हाइड्रोजन हट के Na या K आ जाएगा, बस यही है। इसी रिएक्शन को कहते हैं सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन क्यों, क्योंकि यही कंपाउंड है जो आपके साबुन में होता है, आपको सोप बनाने में यही काम आता है, CH3COONA और CH3COOK। तो ये है ईस्टर का रिएक्शन, किसके साथ हमने देखा है, ईस्टरिफिकेशन, यानी इथेनॉल के साथ, और ईस्टर को जब ट्रीट किया जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ।
चलिए आगे बढ़ते हैं इथेनॉइक एसिड के साथ। तो हम देखेंगे उसका रिएक्शन किसी बेस के साथ और उसका रिएक्शन कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। तो देखिए जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमारा इथेनॉइक एसिड यानी एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या कर रहा है, सोडियम एसीटेट यानी सोडियम इथेनोएट बना रहा है CH3COONA प्लस H2O। अगेन ये कौन सा कंपाउंड है, ये वही कंपाउंड है जो साबुन बनाने के लिए काम आता है, यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे कहा जाता है, या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ये उसका नाम है। कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ पहले देखते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो 2CH3COOH प्लस Na2CO3 बनेगा सेम कंपाउंड 2CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ CH3COOH प्लस NaHCO3 यानी CH3COONA अगेन सेम कंपाउंड प्लस H2O प्लस CO2। तो देखो एक सिंपल चीज़ है, ईस्टरिफिकेशन छोड़ के, क्योंकि ईस्टरिफिकेशन में ऐसे भी उसका रिएक्शन इथेनॉल के साथ हो रहा था, ईस्टरिफिकेशन छोड़ के अगर इथेनॉइक एसिड का कोई भी रिएक्शन पूछा है प्रोडक्ट में ये ज़रूर लिख के आना, ठीक है, COONA, ये सोडियम एसीटेट यानी सोडियम इथेनोएट ज़रूर बनेगा। तो अब तक आप, और ये कहाँ काम आता है, साबुन बनाने के, तो समझ में आया सोप इंडस्ट्री में इथेनॉइक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इथेनॉइक एसिड से ही सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसीटेट बनता है जो मेन कंपाउंड है आपके साबुन का। तो इसका सबसे बड़ा यूज़ कहाँ है, हमारा विनेगर तो बनता ही है, बट उस सबसे बड़ा यूज़ कहाँ है उसका, हमारे सोप इंडस्ट्री में, जहाँ पे आपके डिटर्जेंट है या साबुन है या नहाने के साबुन है, हाथ धोने के साबुन है, वो सब क्या है CH3COONA। तो ये सिंपल उसका मैंने तीनों चीज़ों का एक आपको कंक्लूजन दिया है। दूसरा यूज़ का है परफ्यूम इंडस्ट्री, परफ्यूम इंडस्ट्री में ये क्या बनाता है, ईस्टर बनाता है, CH3C डबल बॉन्ड हो और वहाँ पे CH2CH3, ये हो गया आपका ईस्टर। और तीसरा यूज़ का है विनेगर बनाने में, फूड इंडस्ट्री, विनेगर क्या है, एक प्रिजर्वेटिव है, पिकल्स के लिए काम आता है, तो यही है आपका इथेनॉइक एसिड। तो चलिए लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं जो है सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो देखिए अब तक हम ये इतना समझ चुके हैं कि इथेनॉइक एसिड से बनता है सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट, और उसका फॉर्मूला क्या है CH3COONA। इतना तो हमें समझ में आ गया है। अगर ईस्टरिफिकेशन नहीं होगा तो हर चीज़ में प्रोडक्ट ये निकालेगा, आंख बंद करके ये लिख देना, बाकी H2O CO2 कुछ भी बना देना। मेन एग्जामिनर को यही देखना है कि आपको पता है कि नहीं इथेनॉइक एसिड से सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट बनता है। तो ये जो सोडियम इथेनोएट बनता है ना, इसका एक स्ट्रैंड, एक जो है मॉलिक्यूल, उसे कहा जाता है माइसेल, MICELLE, और मल्टीपल हो गए तो माइसेल्स कहा जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, मिसेल नहीं होता, ठीक है, मिसल पाव अलग डिश हो गया, ये माइसेल्स होगा, ठीक है। अभी देखिए ये जो है ना, इसमें दो एंड है, एक तो CH3, एक देखिए इसके दो छेड़े हैं ना, दो एंड है, एक है कार्बन एंड जहाँ पे कार्बन है और एक है सोडियम एंड जहाँ पे सोडियम है। तो देखिए सोडियम जो है ना वो हमेशा पानी को ढूंढेगा, वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा। अब आते हैं कि हमें इसकी क्या ज़रूरत है, साबुन इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में देखिए जो भी आपका कचरा है, डर्ट है, ये जनरली कौन से नेचर का होता है, ऑयली नेचर का। कैसा होता है, ऑयली होता है, ऑयल टाइप का होता है। तो ऑयली नेचर के लिए हम क्या करते हैं, ये जो साबुन है आपका कैसे काम करेगा, सोडियम साइड पानी के साथ रिएक्ट करेगा, और ये जो आपका कार्बन साइड है ना वो तेल यानी ऑयल, यहाँ पे जो बीच में लाल कलर का वो बड़ा सा धब्बा है वो तेल का धब्बा है। तो जब आप साबुन घिसते हो तो ये जो ऑयल है ना, ये माइसेल का जो ये एंड है, ये वाला कार्बन वाला एंड, ये ऑयल को उठा लेगा, पकड़ के निकाल देगा, और ये वाला पानी के साथ, सोडियम वाला कहाँ पानी के साथ रिएक्ट करेगा। इसीलिए यहाँ पर मैंने एक माइसेल बनाया है, ये जो सोडियम वाला साइड है ना Na+, इसको कहा जाता है हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफिलिक यानी फिल, मतलब एक समझ लो कि हाइड्रोफिल कर रहा है, मतलब पानी इधर चलेगा। और जो कार्बन साइड का एंड है उसे कहा जाता है हाइड्रोफोबिक। देखो फोबिक वर्ड आता है फोबिया से, फोबिया से यानी डर, यानी ये वाला एंड पानी से डरता है, बट ये वाला एंड पानी की तरफ आकर्षता है या अब खुद पानी की तरफ जाता है। तो कहने का पॉइंट है आपका सोप ऐसे काम करता है, इसको क्या कहते हैं हम, माइसेल कहते हैं। तो माइसेल से क्या होता है, ऑयल निकल जाता है, ऐसे काम करते हैं आपका सोप। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि गांव में जाओ या कहीं भी जहां हार्ड वाटर है, वहां पे क्या होता है, पोटेशियम और आपके कैल्शियम की इतनी मात्रा होती है पानी में, जिसे हम कहते हैं हार्ड वाटर। क्या कहते हैं, हार्ड वाटर, यानी उसके पानी में क्या ज़्यादा है, TDS ज़्यादा है, TDS यानी टोटल डिजोल्व सॉल्ट, यानी कितना टोटल उसमें सॉल्ट डिजोल्व किया गया है, उसी से पानी की हम क्या मापते हैं, सॉफ्टनेस या हार्डनेस। तो वहाँ पर आप जितना साबुन लगाओ आपको वो झाग बनेगा ही नहीं,
वहाँ पर क्या हो रहा है ना, वहाँ पर ऑलरेडी पोटेशियम और कैल्शियम रिएक्ट कर लेता है और ये हो नहीं पाता, तो वहाँ पे आपको अलग चीज़ की ज़रूरत है जिसको कहा जाता है डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट क्या है, क्लींजिंग एजेंट है। तो डिटर्जेंट की मदद से आप हार्ड वाटर में भी फोम पैदा कर सकते हो। तो ये होता है आपका सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी हमारा केमिस्ट्री का आलू यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, मेरा पढ़ाने का तरीका। अगर कोई सजेशन है या कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।